बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। देखो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। एक लड़की अभी ग्रुप में भेजी है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा दिया कि यहाँ प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और इसके बारे में नहीं बताया कि प्लस है या माइनस, पर ये बोला है कि इसके ऊपर इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इधर लग रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? यदि ये प्लस होता तो इधर लगता, फिर इसका इधर था तो इधर चला जाता। इसका मतलब हुआ कि ये माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का अट्रैक्शन इधर हो जाएगा। ये इसका मतलब निकल के आया। माइनस दिया नहीं है, हम खुद से अनुमान लगा रहे हैं। अब बोलता है कि यहाँ पे एक और प्लस चार्ज रख दें तो पहले की तुलना में इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यदि यहाँ पे एक प्लस रख दें, ये माइनस है तो ये इधर खींचेगा। मान लो कि एफ डैश और ये दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स बढ़ गया। तो आंसर होगा इंक्रीजेज। ऐसी करके कुछ ऑप्शन दिया है, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, ये सब कुछ ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज। बाद बाकी कल कैपेसिटर कहीं तक पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे याद है जी? अर्थिंग बता दिए थे ना। ये कैपेसिटर, अच्छा मतलब कि स्फेरिकल कैपेसिटर तक हमको लगता है शायद बताए थे, यहाँ तक ना। चलो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे नोट्स में है वैसे ही आगे चलते हैं। देखो, कल यहाँ तक पढ़ाए थे कि एक स्फीयर है और ये r रेडियस का है, तो इसका कैपेसिटेंस ऐसा होता है 4πε0 इंटू आर। सपोज करो हम लोग अर्थ के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको 1/4πε0 लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो गया 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है इंटू 1000। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 711 माइक्रोफैराड आता है। तो हाँ जी, सबको गुड आफ्टरनून। सब गुड आफ्टरनून लिख रहा है। तो 711 माइक्रोफैराड आया। मतलब कि अर्थ जो है वो सबसे बड़ा कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड है। इसीलिए बुक में लिखा रहता है कि फैराड इज ए बिग यूनिट। अर्थ जो सबसे बड़ा कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस मात्र 711 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। तो ये किताब में लिखा रहता है, अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड होता है। एक क्वेश्चन तुमको कहीं ऐसा मिलेगा कि मान लो बहुत छोटा छोटा आइडेंटिकल स्फीयर है और ये लोग मिल करके एक बड़ा स्फीयर का फॉर्मेशन किया, तो ये सब का कैपेसिटेंस Cc दिया है। तो पूछेगा कि इसका C डैश इन टर्म्स ऑफ C कितना होगा। ये इसमें क्वेश्चन आता है। तो कैसे बनाइएगा? तो n कैपेसिटर्स है, n इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू, वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से nr³ इज इक्वल टू कैपिटल R³, यहाँ से कैपिटल R n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। C बराबर फार्मूला पढ़ा है 4πε0 इंटू रेडियस, तो C प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो C डैश बाई C या R बाई छोटा r है। कैपिटल R का वैल्यू यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, n टू दी पावर 1/3 इंटू छोटू को काट दो, बराबर n का पावर 1/3, C डैश n का पावर 1/3 इंटू छोटू। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया रहता कि इन सब का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और ऐसा 1000 स्फेरिकल कैपेसिटेंस को मिला करके एक बड़ा कैपेसिटर बनाए हैं। तो यदि ये n 1000 होता तो 1000 का पावर 1/3 और C का वैल्यू 2 है, ये 10 का पावर 3 का पावर 1/3 इंटू 2, 3 कट जाएगा, तो 10 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। आता होगा नीचे। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे कहीं कहीं बुक में क्या किया है कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, वो सब का इंडिविजुअल पोटेंशियल स्फेरिकल सेल का भी है।
तो ये भी पूछा है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब कैपेसिटेंस में नहीं है सवाल, अब इसमें पोटेंशियल में सवाल है कि ये सब का पोटेंशियल मान लो भी है, तो इसका पोटेंशियल V डैश कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक तो ये रिलेशन आएगा। जो सिंपल भी लिखेंगे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, या उसका रेडियस स्मॉल r लिए हैं, V डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ बाय कैपिटल R। ये कैसे आया, सबका चार्ज Q है तो चार्ज तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा NQ। अब इसका रेडियस पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये है n टू द पावर 1/3 इंटू छोटू, और यहाँ n है, इसको कैपिटल ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, n का पावर 1 माइनस 1/3, ये ऊपर चला जाएगा। ये पुराना भी है तो n का पावर 2/3। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि एक का पोटेंशियल कोई दिया रहता है 10 वोल्ट, और ऐसा मान लो 27 को मिला के इस तरह से बनाते, तो 27 का पावर 2/3, तो 27 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 कट जाता, तो 2 का पावर 2 4 इंटू 10 40, इसका आंसर आ जाता। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको कैपेसिटेंस में भी है और ये आपका पोटेंशियल में भी है। थोड़ा इसको सब दिन दिक्कत होता है। आसिम अंसारी, तो ये हो गया। अगला क्या लिखा हुआ है? 40,000 क्या? अच्छा ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, जो आपका नोटबुक है उसमें, कि एक ऐसा A है, एक ऐसा B है, यहाँ A B, और बाद में सिर्फ A है, ये सिर्फ A है। कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C डैश है, और ये n टाइम्स ऑफ C है। तो बताना है कि A/B का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए कल हम इसका पढ़ाए थे, पहला वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A, शायद याद होगा। आसिम अंसारी तुम थोड़ा समझते भी रहो, ठीक है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A, कल ऐसा पढ़ाए थे। कभी कभी जल्दी बोलते हैं, मेरा मुँह से जल्दी निकलता है, ठीक है। तो C बराबर ऐसा, C डैश बराबर, ये सिंगल स्फीयर है, तो सिंगल स्फीयर है तो ऐसा रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, C डैश बराबर n इंटू C, तो C डैश का वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A n टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A को काट दो, तो 1 इज इक्वल टू n इंटू B/B माइनस A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो n इंटू B, तो B माइनस n इंटू B बराबर A, B कॉमन 1 माइनस n बराबर A, यहाँ से A/B का वैल्यू 1 माइनस n आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक नामे रख लिया बुड़बक कुमार, कल बोले थे कल वो अननोन कुमार था। अरे है, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो अगला भी एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक सेल A है और एक B, इसका रेडियस A, इसका B, और इसको एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैसे बनाइएगा इसको? देखिए कैपेसिटेंस तब होता है जब उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लेट के बीच में, या प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो प्लेट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब कैपेसिटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको याद होगा हम बताए थे, एक टर्म नाम था उसका प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, कि इनर सेल को कुछ चार्ज दें और इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दें, तो अंदर का सारा चार्ज ट्रांसफर होकर के बाहर हो जाएगा।
इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई कैपेसिटर का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन अंदर में जो भी चार्ज देंगे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ चार्ज रहेगा। तो यहाँ चार्ज रहेगा, एक हम कल पढ़ाए थे ना कि एक स्फीयर है ए रेडियस का, तो इसका कैपेसिटेंस ऐसा था। जबकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर बनने के लिए दो प्लेट चाहिए। तो एक प्लेट इसका यहाँ था और शायद यदि आपको याद हो इसका दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पे था, ऐसा कल पढ़ाए थे। तो ये दोनों कोई कैपेसिटेंस नहीं बनाएगा, लेकिन ये वाला और इन्फिनिटी वाला, क्योंकि यहाँ चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये वाला और इन्फिनिटी वाला एक बनाएगा। तो ये वाला का रेडियस b है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस ऐसा होगा। ये वाला कई बार लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम फिर से समझा रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पे कैपेसिटेंस होता है। तो यदि हम इसको कोई चार्ज देंगे भी तो ये मेटालिक वायर से ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस होता था जिसका वैल्यू हम लोग लिखते थे ऐसा AB/B-A, आज ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि ये दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो जब ये दोनों का नहीं होगा तो इसका और इन्फिनिटी वाला में होगा, तो इसका और इन्फिनिटी वाला में कितना होगा तो इतना होगा। तो फिर किसी के मन में एक सवाल आएगा, तो फिर एक कन्फ्यूजन है हमको कि यदि ऐसा है कि ये दोनों के बीच में इतना है तो फिर इसका और इन्फिनिटी के बीच में भी होगा, तो टोटल क्या होगा? अरे नहीं होगा, यहाँ Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ जीरो चार्ज आ गया था जब अर्थिंग किए थे तब, याद होगा। इधर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चेक करो तो इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है? Q माइनस Q, टोटल क्या हो गया? जीरो। तो ऐसा रखते हैं तो सिर्फ ये दोनों के बीच में कैपेसिटेंस होता है, इसका और इन्फिनिटी के बीच में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग किया गया है। यदि ये अर्थिंग नहीं करते तब तो होता, तब यहाँ भी होता और इसका और इन्फिनिटी के बीच में भी होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी स्फेरिकल कैपेसिटेंस ही है, लेकिन उसमें इनर सेल को अर्थिंग किया गया। तो देखिए फिर से दो सेल है और इस बार इनर सेल को अर्थिंग कर दिया गया है। हम लोग को इस असेंबली का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, जिसको अर्थिंग के उसको छोड़ के जो दूसरा है उसको Q चार्ज देंगे और यही Q का वैल्यू C/V के इक्वल होगा। अर्थिंग है तो इसमें चार्ज जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हम बताए थे अर्थिंग है तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ क्या होगा हमको कोई पता नहीं, मान लेंगे कि स्मॉल q होगा। इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b। पहले स्मॉल q का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और ये कैसे? तो पोटेंशियल से। तो चलो a का पोटेंशियल लिखो KQ/a। इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं तो KQ/a। फिर इसका लिखिए KQ/b। b क्यों लिए? इसके कारण अंदर लिख रहे हैं, तो किसी के कारण भी अंदर लिखते हैं तो बताए थे उसी का रेडियस लेते हैं। K उड़ा दीजिए, Q/a प्लस, हटाइए इसको सॉल्व करो, कितना? ये -a/b इंटू Q हो गया। a का तो पोटेंशियल जीरो है, अब चलो थोड़ा b का पोटेंशियल लिखो। एक बार इसके कारण, एक बार इसके कारण। अच्छा कोई बोलेगा इंड्यूस नहीं होगा, होगा। ये Q है तो यहाँ -Q होगा, तो याद होगा कि यहाँ पे क्या होगा? +Q। तो बोलेगा ये दोनों के कारण नहीं लिखे, अरे क्या लिखे, जितना प्लस है उतना ही क्या हो गया? माइनस, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं दिखेगा। चलिए B पे पोटेंशियल लिखते हैं, इसके कारण KQ/, इसके कारण बाहर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? KQ/, बाहर में लिख रहे हैं तो बाहर में लिख रहे हैं तो B प्लस K। इसका टोटल कितना? -Q प्लस Q प्लस Q/B, और इतना बराबर जीरो। ऐसा VB बराबर, ये तो कट ही जाएगा यार, तो क्या बचेगा? VB का पोटेंशियल KQ/B प्लस K कैपिटल Q/B बराबर जीरो। दोनों में B आ गया, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से VB और कैलकुलेट कीजिए, K/B कॉमन, स्मॉल q का वैल्यू -a/b इंटू Q प्लस
Q, ऐसा। यहाँ से Q कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई बी, तो यहाँ b माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा के क्यू बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। अब आइए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो वी बी माइनस वी ए, के मतलब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को सी भी लिख दो, बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर, और ये 0 था। भी को ख़त्म करो तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, ये इसका आंसर होगा। तो कोई बोलेगा कि कौन वाला फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करें, दोनों तो दो स्फेयर का ही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दोनों है, अंदर अर्थिंग करते हैं तब आंसर ये आया है, अब बाहर अर्थिंग करते हैं तब आंसर ये आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ऐसा। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ये नहीं बोलेगा कि इनर या आउटर को अर्थिंग किए हैं, तो हमेशा आउटर को अर्थिंग माना जाता है, और आउटर को अर्थिंग माना जाएगा तो हमेशा फार्मूला आपको ये लगाना है। जब क्वेश्चन में वो लाइन लिख देगा कि इनर सेल को अर्थिंग किया गया है, तभी आपको ये फार्मूला लगाना है। और यदि क्वेश्चन में इस तरह का शब्दावली इस्तेमाल नहीं करेगा कि किसको अर्थिंग किया गया है, तब हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक लड़का लिखा है कि पोटेंशियल तो VA का 0 होगा, VB का कैसे होगा? तो हम कहाँ VB का पोटेंशियल 0 किए हैं? कहीं लिखे हैं VB का पोटेंशियल 0? अरे भैया, VB का पोटेंशियल हम कहीं भी 0 नहीं लिखे हैं, ये वैल्यू 0 लिखे थे। अच्छा, ये लाइन गलती से लिखा हुआ है, इसका कहाँ जरूरत पड़ रहा है? ये ठीक है, सुधार दिए। शायद लगता है पुराना क्वेश्चन का यहाँ 0 लिखा हुआ था। पोटेंशियल ए का ही 0 किए हैं, बी का 0 नहीं किए हैं। ठीक है, इसके आगे है, अब आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए ये भी एक लंबा टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताए थे कि ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, याद होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पढ़ाए थे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पढ़ाए थे, और बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया था, ई नॉट से डिनोट किए थे, और ई नॉट का वैल्यू आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, मान लो कि ये प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हर हाल में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो प्लेट का कोई हम पोटेंशियल का फार्मूला नहीं पढ़ाए थे कि प्लेट का पोटेंशियल क्या होता है। तो यदि हम लोग को पोटेंशियल मालूम नहीं हो तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, लेज हो गया, बना बनाया खाना है, तुम खरीदो और खा लो, लेकिन चावल खरीद लो और खा लो, ऐसा तो नहीं होता, वो बनाना पड़ता है। तो कुछ पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके थे, डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकाल दे रहे थे, वो लेज जैसा था। अभी हम लोग प्लेट का नहीं पढ़े, तो ये चावल जैसा है, चावल खरीद के लाओ और घर में चावल बनाओ, उसके साथ सब्जी दाल, तब खा पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं जानते हैं कि प्लेट का क्या होता है, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का सहारा लेंगे। हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और इसकी सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। हालांकि अभी हम ये भी नहीं लगाएंगे, आपको शायद याद होगा एक टर्म हम पढ़ाए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ए और बी, फील्ड का लाइन और ये पैरेलल हो तो V बराबर ED, एक फार्मूला पढ़ाए थे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और वो दो पॉइंट सेम लाइन में हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो V बराबर ED होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, डिस्टेंस भी उसी के पैरेलल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में V बराबर ED होगा। जहां भी दोनों के बीच का डिफरेंस होगा VA माइनस VB, ऐसा। तो V इज इक्वल टू ई, ई का वैल्यू यहां देखो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी,
Q का वैल्यू लिख देंगे हम लोग सी भी इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, भी से भी काट दो तो 1 इज इक्वल टू सी डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से C कैलकुलेट करो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसा। फिर से समझ लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बराबर ईडी या ईडी कॉस थीटा पढ़ाए थे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ईडी, ई का वैल्यू पुट कर दिए, फिर क्यू का वैल्यू सी भी यहाँ से कैलकुलेट करके सी निकाल दिए। तो यदि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर मौजूद है, हवा है, तो उसका कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगला बात की, ये एयर के लिए फार्मूला है, ये एयर में फार्मूला है। मान लो हम इसको सी नॉट लिख देते हैं, एयर वाला को सी नॉट से डिनोट कर दे रहे हैं, भविष्य में बहुत कंपैरिजन इसका आएगा। तो सी नॉट का वैल्यू हो गया तुम्हारा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जिसमें ए क्या है, प्लेट के बीच का एरिया है। अब जैसे दो प्लेट है ऐसे, तो ये पैरेलल प्लेट है और मे बी कि ये सर्कुलर प्लेट हो सकता है, दो गो डिस्क लगा, एक रोटी साथ में रख लो, एक रोटी साथ में, गोल रोटी या पूड़ी रख लो, ठीक है, तो ये दोनों सर्कुलर डिस्क जैसा हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई चाहेगा तो एगो कॉपी साथ में रख लेगा, इस एक कॉपी साथ में रख लेगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा। कोई चाहेगा तो स्क्वायर भी रख सकता है। तो जैसा डायमेंशन देगा उसके अकॉर्डिंग एरिया तुमको पुट कर देना है। रेडियस दिया होगा तो पाई आर स्क्वायर, लेंथ दिया होगा तो ए स्क्वायर, और लेंथ और विड्थ दोनों दिया होगा तो एल इंटू बी लगा देंगे, ऐसा कुछ। अब आइए, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और वेरिएशन उसमें दिया होगा। ये तो हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, जब प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर फील्ड होगा तब। यदि कोई अगला क्या है, अगला दिया है कि यदि पार्शियल कोई मीडियम फील्ड होगा तब क्या होगा। मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है, और ये डिस्टेंस डी मान लो रे बच्चा लोग। यहाँ पे एक स्लैब लगा दिए, एक स्लैब डाल देते हैं, मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा घर है और दो दीवार के बीच में भी एक और दीवार खड़ा कर दिए, कुछ ऐसा सर्टेन थिकनेस का पैरेलल। तो एक ये स्लैब है, मान लो कि ये टी थिकनेस का स्लैब है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इसका के है। हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ये एयर का सेक्शन है, ये भी एयर का सेक्शन है, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। आगे चल के हम बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है और ये घट करके ई नॉट बाई के हो जाता है। कैसे आता है ये बताएंगे। अभी मान लीजिए कि याद रखना है, ये अभी समझिए भारत की राजधानी दिल्ली, याद रखना है कैसे भारत की राजधानी दिल्ली हुआ, उसके बारे में नहीं जाना है। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये हम डायरेक्शन बता रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होता है। कोई बच्चा बोल रहा है सर रोटी गोल ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आदमी रोटी पहली बार बनाता है वो रोटी कैसा भी बना देता है, हर किसी से रोटी गोल नहीं बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ ई नॉट है, यहाँ पे हो गया ई नॉट बाई के। अब तुम लोग ये बताओ, एयर में अभी डिस्टेंस कितना बचा हुआ है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो टी थिकनेस का है ना जी। तो एयर में कितना बचा हुआ है, ये सेक्शन एयर है, ये और ये, इसमें टी है, पूरा डी था, तो ये प्लस ये मिलके डी माइनस टी होगा। तो पोटेंशियल जो होगा वो एयर का प्लस डाइलेक्ट्रिक का, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। चलो एयर में अभी हम फार्मूला क्या लिखे थे, V बराबर ईडी लिखे थे। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इसका डिस्टेंस अब डी नहीं बचा, ये डी माइनस टी बचा। कैसे, पूरा डी है जिसमें ये कोई टी आकर के कब्जा कर लिया, तो ये ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक का ई नॉट बाई के इंटू टी। कुछ लोग को दिक्कत हो सकता है एयर का, तो एयर में हम ईडी लिख रहे हैं, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट
पर एयर में डिस्टेंस डी नहीं बचा है, एयर में डी माइनस टी बचा है। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं होता, ई नॉट बाई के होता है, और डाइलेक्ट्रिक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टी है, तो डी माइनस ये सिर्फ टी, ई नॉट कॉमन लो, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ई नॉट पढ़ाए थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चा लोग चार्ज बाई एरिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू को लिख दो सी भी, ये हो गया सी भी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। भी को खत्म करो यहां से, सी आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यदि पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील करेंगे तो वैल्यू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। थोड़ा इसको एयर वाला से कंपेयर करो तो एयर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू ज्यादा है या कम है, थोड़ा कंपेयर करो। एयर में जो वैल्यू आया था रे बच्चा लोग ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, अभी जो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक में आया वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के है। अभी इसके बारे में मत सोचो, डी माइनस टी ये घट गया तो ये बढ़ गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये भी तो है, टी घटा रहे हैं और जोड़ रहे हैं टी बाई के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 से डिवाइड, 1 से बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, इसके बराबर, इससे बड़ा या इससे छोटा। जैसे ये 10 है और ये 10 बाई 2 है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। घटा रहे हैं ज्यादा, जोड़ रहे हैं कम, तो ओवरऑल नीचे घटा रहे हैं, तो नीचे यदि घटा दिए मतलब इससे कम हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। मतलब कि यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। यदि हम लोग ऐसा करें कि डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फील्ड कर दे टी बराबर डी, तब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना होगा कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के। डी से डी काट दो तो ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई के, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। तो क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू कितना था, ये सी नॉट था, तो सी इन डाइलेक्ट्रिक सी नॉट इंटू के, यानी सी इन डाइलेक्ट्रिक सी इन एयर इंटू के। ये लाइन याद रखना होगा, ये कभी भी दोबारा नहीं बताया जाएगा, सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे कि यदि एयर में कुछ कैपेसिटेंस है और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, कंप्लीटली फिल कर दें, तो कैपेसिटेंस एयर का इंटू के टाइम्स हो जाता है। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत सिंपल सा सवाल दिया है कि एयर में कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है, उस प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो बताना है नया कैपेसिटेंस कितना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 8 96 माइक्रोफैराड उसका आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सवाल कि यदि एयर में जितना कैपेसिटेंस है, यदि डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फील्ड कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यदि हम लोग इसमें मेटालिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दे तब क्या होगा, यहां पे हम लोग एक मेटालिक स्लैब डाल देते हैं। दो तरीका हो सकता है, एक तरीका ये देखें डी माइनस टी प्लस टी बाई के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए, तो सी मेटल वो भी पार्शियली, अभी पूरा फिल नहीं कर रहे हैं, पार्शियली, तो यहां पुट कीजिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी, एनीथिंग बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो ये बचेगा डी माइनस टी। इसका ये मतलब हुआ इन तीनों में कंपैरिजन करें, इसमें तो केवल घटा रहे हैं, जोड़े कुछ नहीं है, तो ये ज्यादा घटाए हैं तो ये ज्यादा बढ़ेगा, तो वैल्यू होगा सी इन मेटल, सी इन डाइलेक्ट्रिक और सी इन एयर। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। डी माइनस टी है, ये बहुत घटाए हैं, उसमें कुछ जोड़े भी थे, तो ये ज्यादा घटाए हैं तो ये वैल्यू बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होगा मेटल में, तब डाइलेक्ट्रिक में, और सबसे कम जो है वो एयर में होगा।
यदि हम लोग मेटल में कंप्लीटली फील्ड कर दें तब क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड कर देंगे तो T बराबर D, तो C इन मेटल कंप्लीटली फील्ड, तो ये वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D, ये 0 तो ये इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, किसी का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, इसका ये मतलब एक तरह से कि वो अर्थ से कनेक्टेड है, और जो अर्थ से कनेक्टेड है मतलब आप उसको कितना भी चार्ज दीजिए वो मना कभी नहीं करेगा, वो कुछ भी चार्ज ले सकता है, ये इसका मतलब निकल के आता है। कोई बोलेगा डिराइव तो किए थे डाइलेक्ट्रिक के लिए और ले गए मेटल में, हो सकता है स्कूल का परीक्षा में इससे नंबर ना दे, तो हम लोग दूसरे तरीके से डिराइव कर देते हैं। मेथड 2, मान लो कि ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताए थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज बाई एरिया, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, याद रखना। मेटल प्लेट यहां ले आए, मेटल के अंदर ये बच्चा लोग हम पहले भी पढ़ाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और मेटल के अंदर 0 है, तो भी हम लोग किसका किसका लिखेंगे, एयर का प्लस मेटल का लिखेंगे, एयर का लिखेंगे ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और मेटल का, मेटल के सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, मेटल इक्वी पोटेंशियल होता है, आप चाहें तो फार्मूला से भी समझ सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटू टी, तो 0 मतलब मेटल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और ये बात तो हम पहले भी पढ़ाए हैं कि मेटल जो है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। तो ये हो गया ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट का वैल्यू इधर देखिए ये है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ऐसा क्यू को आप सी भी लिख दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, भी का गला दबा के मार दो, तो यहां से सी का वैल्यू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो मेटल का फार्मूला यही होगा, आप चाहे कैसे भी डिराइव कीजिए। दिया हुआ है कि एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इसमें अब 2 डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिया है, तो चलिए देखते हैं 2 डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो क्या होगा। फॉर 2 डाइलेक्ट्रिक्स, दो डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो मान लीजिए कि ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा, या चार्ज में भी लिख सकते हैं, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे है ऐसा, T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए हम लोग लिखेंगे V इन एयर प्लस V इन डाइलेक्ट्रिक 1 प्लस V इन डाइलेक्ट्रिक 2, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लिख दिए। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड रे बच्चा लोग ई नॉट इंटू डी माइनस T1 प्लस T2, थोड़ा समझना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस है बच्चा D, जिसमें कोई कब्जा कर लिया T1 और T2, तो बचा कितना, बचा इसके पास दोनों को माइनस, तो D माइनस T1 प्लस T2। इधर रे बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ई नॉट ई नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K2, ऐसा। तो टोटल लिखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1 इंटू T1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K2 इंटू T2, ऐसा। ई नॉट को बुलाओ बाहर, D माइनस T1 प्लस T2, या छोड़ो माइनस T1 माइनस T2 प्लस प्लस हो गया ये T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ई नॉट को लिखेंगे हम लोग Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और Q को लिख देते हैं C भी, यहीं पे लिख देते एक स्टेप तो थोड़ा लाइन बच जाता। ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज बाई एरिया और चार्ज को सी भी बाई ए एप्सिलॉन नॉट,
तो थोड़ा हम स्टेप बचाते हैं, नीचे फिर दिखेगा शायद नहीं। तो ये हो गया बच्चा d माइनस टी वन माइनस टी टू T1 बाई K1 T2 बाई K2। भी को यहां से काटो। देखो ये आसिम अंसारी थोड़ा कम समझता है ना, फिर बोल रहा है हमको नहीं समझ में आया। देख भाई फिर समझा देते हैं। इस बार दो डाइलेक्ट्रिक है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे का K2। ये जो मोटू है इसका जो मोटाई है वो T1 है, इस मोटू का मोटाई T2 है। तो पूरा D था, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपया था, उसमें से 10 रुपया का तुम बिस्किट खा लिया और 20 रुपया का चाउमीन खा लिया, तो तुम्हारे पास पैसा बचा 100 माइनस 10 माइनस 20। तो D रुपया में T1 का चाउमीन खाया और T2 का बिस्किट खा लिया, तो हवा में जो बचा वो बचा D माइनस T1 माइनस T2। तो D माइनस T1 T2 ED फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू D। अगला इस बेचारा का लिख रहे हैं, मोटू 1 का लिख रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K1, तो E नॉट बाई K1 इंटू T, D के जगह में T1, वैसे ही इसका लिखे। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है कि E नॉट सब में कॉमन, तो E नॉट सब में कॉमन। उसके बाद E नॉट का वैल्यू का व्यवस्था इधर कर रहे हैं, ये वैल्यू यहां बैठा दे रहे हैं। भी और भी का गला दबा दीजिए, जो बच जाए उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो दबाइए भी और भी का गला, तो बचेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T1 माइनस T2 T1 बाई K1 T2 बाई K2, यही इसका आंसर होगा। ऐसा भी हो सकता है 3 डाइलेक्ट्रिक लगा दे, 4 डाइलेक्ट्रिक लगा दे, 5 डाइलेक्ट्रिक लगा दे, या लास्ट में नारा लगा दे हम दो हमारे गिन लो, ऐसे नारा लगा दे। आबादी का कोई अंत नहीं है, n डाइलेक्ट्रिक्स है, तब क्या कीजिएगा? तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 एंड सो ऑन, लास्ट में हो जाएगा Tn बाई Kn। जब आबादी बहुत बढ़ जाएगा तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा। ये हुआ जब बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तब। अब आइए आगे, अब इसके आगे जो है वो कहानी शुरू किया गया है। अब ये सब में बार बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए 4-5 पॉसिबिलिटी है इसमें ग्राफ का, सारा पॉसिबिलिटी चर्चा कर देते हैं। एक तो पुराना ही चर्चा किया है, फिर भी हम बता देते हैं दोबारा। ये ऐसा दिया है, इसमें तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, फिर दूसरा ग्राफ बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्स का, ऐसा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता नहीं है, तो ऐसा ग्राफ होगा, हम पहले भी बता चुके हैं। ऐसा इधर में 0 होता था, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल, पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब यदि ये 100 वोल्ट होगा तो मे बी कि ये 40 वोल्ट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि इसको A नाम दो, इसको B नाम दो, तो VA माइनस VB, ये फार्मूला ED होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, D का पावर 1 है, तो गणित पढ़े हो ना, वेरिएबल का पावर 1 होना तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा। बोलेगा इसमें तो ऐसा होना चाहिए, y बराबर mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, ये 0 पे नहीं ना है, 100 से 40 घटना है, स्ट्रेट लाइन में घटना है 100 से 40,
एक बात बता रहे हैं 100 to 40, दूसरा डाटा भी हो सकता है। तो यहाँ 100 है और इसका इस प्लेट का 40 है और स्ट्रेट लाइन में घटना है, तो ऐसे ही ग्राफ होगा। तो ये इसका ग्राफ होगा। यदि इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो कैसा ग्राफ होगा, यदि एक अकेला मेटल लगा दें तो कैसा ग्राफ होगा। कभी मेरा मन किया कि हम 2 डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तब कैसा ग्राफ होगा, कभी मन किया नहीं दोनों का थोड़ा खिचड़ी बनाएंगे शनिवार वाला, एक मेटल एक डाइलेक्ट्रिक, तब कैसा फोटो बनेगा। तो चलो यहाँ पे पूरा स्टूडियो लगा देते हैं, सबका ग्राफे खींच देते हैं। जैसे मान लो कि ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, और यहाँ एक तो लगा देते हैं मेटल, ऐसा। ये बोल रहा है खींच मेरी फोटो, तो चल देख तो इसकी फोटो खिंचाएगा कैसा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक बार पोटेंशियल का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है, इधर भी ई नॉट होता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आत्मसमर्पण कर देगा, मेरा वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और फिर लौट के ई नॉट, इसके पुराने दिन लौट आए। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस में यहां से यहां तक घटेगा लीनियरली, तो घटाओ भैया लीनियरली। मेटल बोलता है नहीं हम तो इक्वी पोटेंशियल होते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल मतलब मेटल में नहीं घटेगा, और फिर यहां से यहां घटेगा, माइनस के तरफ घटता है तो फिर ये घटेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ होगा। समझ जा लो फिर से भाई। एयर है ई नॉट कांस्टेंट, मेटल के अंदर 0 तो कांस्टेंट मेटल के अंदर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, या प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो यहां ज्यादा यहां कम, लिनियरली घटाना है तो घटा रहे थे, पर बीच में ये आ गया, बोला मेरा में कोई चेंज नहीं होगा। लो भैया कोई चेंज नहीं होगा, फिर बोलेगा हाँ घटेगा तो घटेगा, ऐसा ग्राफ होगा। यदि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक लगा देते तब क्या होता, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, और यहां एक डाइलेक्ट्रिक के है, ये बोल रहा है खींच मेरी फोटो, तो देख तो इसकी फोटो कैसी खिंचाएगी। यहां पे V वर्सेस X, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के, ऐसा। तो पहले इसी का फोटो खींचो, ई नॉट के मतलब जैसे 10 20 ऐसे, तो थोड़ा घट गया तो थोड़ा नीचे, और फिर इसके पुराने दिन लौट आए तो लौटा दो इसके पुराने दिन, ऐसा। अब आइए पोटेंशियल का, ये घटेगा। डाइलेक्ट्रिक में भैया पोटेंशियल सेम नहीं होता है, तो एयर में तो लिख देंगे ई नॉट इंटू डी, और डाइलेक्ट्रिक में क्या लिखेंगे ई नॉट बाई के इंटू डी। ये वाला टर्म को स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। और जब ग्राफ नीचे ढल रहा हो तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो ग्राफ अंग्रेजी में कहते हैं ज्यादा स्टीपर होता है, हिंदी समझो वो ग्राफ नीचे होता है, ज्यादा ढलान होता है उसमें। तो इसका स्लोप ज्यादा है तो ये ज्यादा ढलेगा और ये कम ढलेगा। इसका मतलब जैसे ये ऐसे ढल रहा था तो ये भी ढलेगा, लेकिन इतना तेजी से नहीं ढलेगा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा कम धीरे धीरे ढलेंगे, ऐसे ढलेगा और फिर ये तेजी से ढल जाएगा ऐसे। डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा स्लो ढलेगा, ढलान थोड़ा कम होगा, स्लोप थोड़ा कम होगा। एयर में ढलान ज्यादा होगा, ऐसा इसका ग्राफ होगा। अब आओ थोड़ा खिचड़ी बनाते हैं। एक मेटल भी रखते हैं और एक डाई इलेक्ट्रिक भी रखते हैं, और तब इन लोग का फोटो खिंचवाते हैं। अरे भाई दूसरा डस्टर नहीं, इसमें तो खराब हो गया।
देखो इस बार मोटा को बुला रहे हैं, बहुत मोटा प्लेट है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। यहां पे एक ठो ले लेते हैं मेटल, और ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब हम लोग इसका फोटो खींचने जा रहे हैं। दोनों तो एक ही बार बनाना है, फिर जगह कहाँ से लाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही छोटा रखते हैं। तो देखो भाई, ये एक्स है और यहाँ भी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट। ये खाएगा लड्डू और यहाँ होगा ई नॉट बाई के। तो चलिए फोटो देखिए। मान लो ये ई नॉट है, ये खाया लड्डू, ये इसके पुराने दिन लौटा दो ई नॉट, फिर ये थोड़ा नीचे और फिर लौटा दो इसके पुराने दिन, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा। अब आइए भी का ग्राफ बनाते हैं। हवा है तो घटेगा, तो घटा दो। मेटल है नहीं घटेगा, फिक्स रहेगा। फिर हवा है घटेगा, फिर डाइलेक्ट्रिक है घटेगा, लेकिन ये बोलेगा ना हम उतना जल्दी नहीं घटेंगे, थोड़ा धीरे धीरे घटेंगे। तो समझने में दिक्कत हो तो इसको थोड़ा ज़्यादा ढलान दिखा दो और इसका ढलान को थोड़ा कम कर दो और फिर ढलान को बढ़ा दो, जो कि फिर जाके एयर है। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल का फोटो होगा। अब एक हम लोग लेते हैं कि दो दो डाइलेक्ट्रिक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन जो है वो कहीं पूछा था कि मान लो ये प्लस सिग्मा सिर्फ माइनस सिग्मा है, डाइलेक्ट्रिक ही दो है, मेटल का कहानी छोड़ देते हैं। ये K1 है और ये K2 है। मान लो जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता है, K1 10 है और K2 मान लो 25 है। अब ये कह रहा है खींच मेरी फोटो, तो देखो इसकी फोटो खींच देता हूं। ये E है, ये X है, यहां पे V है और यहां पे X है। मिला देते हैं बेचारा लोग को थोड़ा सा इधर, इस तरीके से, ऐसा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है। तो देखो ये ए, और इसमें क्या होगा, ई नॉट बाई के रे बच्चा लोग, मतलब 10, और ई नॉट बाई के मतलब ई नॉट बाई 25। तो यहां पे ई नॉट है मान लो, यहां ई नॉट बाई 10 मतलब थोड़ा नीचे। फिर ये कह रहा मेरे पुराने दिन लौटा दो, तो लौटा दिया इसके पुराने दिन। फिर यहाँ पे ई नॉट बाई 25, ये इससे भी नीचे, तो ई नॉट बाई 25 इससे भी नीचे, चूंकि ये ई नॉट बाई 10 है तो ई नॉट बाई 25 और नीचे जाएगा। और ये बोल रहा है मेरे पुराने दिन लौटा दो, तो लौटा दो, ऐसा। अब चलो हम लोग पोटेंशियल बनाते हैं। एयर में घटता है तो लो भाई घटा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा स्लो घटता है, ढलान थोड़ा कम होता है, तो इसका ढलान थोड़ा ज़्यादा दिखाओ। लो ये ऐसे ढल रहा है, वो बोलेगा इतना तेजी से नहीं ढलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे ढलेंगे। फिर ये बोलेगा ढलान ज़्यादा होगा, फिर ये बोलेगा नहीं थोड़ा धीरे धीरे ढलेंगे, फिर ये बोलेगा तेजी से ढलेंगे। तो ऐसा इसका ग्राफ होगा। तो ग्राफ का देख लेना, 5-6 ग्राफ वहाँ बताए थे, एक आध यहाँ ज़्यादा ही बता दिए हैं। तो ग्राफ का इसका कहानी खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर
अच्छा, ये टॉपिक इंड्यूस चार्ज वाला हम पहले ही बता चुके थे, यहां बीच में दिया हुआ है। इसके बाद आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल होता है, वैसे ही कैपेसिटर का भी सीरीज एंड पैरेलल होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहां पे 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3, और यहां पे एक V वोल्ट का बैटरी है। इन तीनों के बदले में हम लोग एक कैपेसिटर लगाएंगे और वो कैपेसिटर कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। ये V वोल्ट ही रहेगा, ये पोटेंशियल V1, ये V2 और ये V3। ऐसा है कि सीरीज में वोल्टेज जो है वो ऐड होता है, तो यहां से V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा फार्मूला लिखेंगे हम लोग। और V बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, या Q बराबर जानते हैं CV, तो यहां से V आ जाएगा Q/C। देखिए इक्विवेलेंट करने का एक मतलब ये भी होता है कि ये तीनों मिल करके इस बैटरी से जितना चार्ज विथड्रॉ करेगा, ये कैपेसिटर अकेले इस सेम बैटरी से उतना ही चार्ज विथड्रॉ करेगा। मतलब तुम ऐसा समझो कि 10 मजदूर मिलकर के जितना काम करता है, कोई मशीन अकेले उतना काम कर दिया तो मशीन 10 मजदूर के इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये कैपेसिटर तीनों मिल के इस बैटरी से जितना चार्ज विथड्रॉ करेगा, ये कैपेसिटर अकेले सेम बैटरी से उतना ही चार्ज विथड्रॉ करेगा। तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों का बोलेंगे। मतलब ये कैपेसिटर इन तीनों का रिश्ते में पिताजी होगा, ऐसा समझो। तो देखिए V बराबर Q/C लिख रहे हैं, C इक्विवेलेंट उसके लिए लिख रहे हैं, ये वैल्यू उसके लिए लिख रहे हैं। अब V1, V2, V3 इन सब के लिए लिखेंगे। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q को कैंसिल कर दो तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। यदि आबादी बढ़ गया, घनी आबादी क्षेत्र है, तो हम लोग बढ़ा देंगे इसको n तक ले जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के पैरेलल के जैसा ही आ गया, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल होता है उसके जैसा हो गया ये। एक दो बात यहां इंपॉर्टेंट बात आप याद कर लीजिए कि यदि 2 ही कैपेसिटर होगा तब क्या होगा। तो इस तरह से इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, इसको पलटी मार दीजिए, तो ये आएगा C1 C2/C1 प्लस C2। तो पैरेलल रेजिस्टेंस के जैसा आपको याद रखना है। 2 ही रखेंगे तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारा रहेगा तो थोड़ा ऐसे याद रखिएगा। मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा कैपेसिटर है और सबका वैल्यू बराबर है। बहुत सारा कैपेसिटर है और सबका वैल्यू बराबर है, तब क्या होगा। मान लो कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn बराबर C0 से, तब क्या लिखिएगा। तो 1/C0 प्लस 1/C0 प्लस 1/C0 अप टू n तक, तो 1/C0 इंटू n, यहां से C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो C0/n। मतलब बहुत सारा कैपेसिटर है और सबका वैल्यू सेम है और सब के सब सीरीज में है। तो ऐसा सूरत में एक का वैल्यू बटा नंबर ऑफ कैपेसिटर, जैसे मान लो 4 कैपेसिटर है
तो C0/4, 10 कैपेसिटर है तो C0/10, एक का वैल्यू उठाएंगे और नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे, यदि सबका वैल्यू सेम होगा तब। अगला बात कि जैसे तुम 10th क्लास में तो बोलेगा यार ये तो 10th में भी सीरीज पैरेलल पढ़े हैं, ये खेल इतना आसान नहीं है। सीरीज और पैरेलल में यहां बहुत डिफिकल्ट सवाल आएगा। तो एक बेसिक बात जो आपको पकड़ के चलना है कि सीरीज में कब होता है, यदि कोई एक चार्ज कहीं से जा रहा है और बीच रास्ते में कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, बीच रास्ते में वो कहीं भटक नहीं रहा, उसका रास्ता चेंज नहीं हो रहा है। फोटो पे मत जाइए, कभी कभी पैरेलल जैसा दिखने वाला भी, कभी कभी पैरेलल जैसा दिखने वाला भी सीरीज में होता है। बहुत भोला दिखने वाला भी बहुत खच्चड़ होता है। और देखना जैसे फिल्म उलिम में देखता ना, जो विलेन होता है वो भी कभी कभी अच्छा आदमी होता है, जैसे अभी सोनू सूद फिल्म में विलेन है लेकिन रियल लाइफ में हीरो है। तो ऐसा भी होता है, पैरेलल में दिखने वाला सीरीज हो जाएगा और सीरीज में दिखने वाला पैरेलल हो जाएगा। तो फिर हम लोग समझेंगे कैसे? तो यही बात पकड़ लेना, गांठ बांध दो ये बात कि कोई चार्ज कहीं से चला और कहीं डिवाइड नहीं हुआ, जा रहा, मुड़ रहा है, रास्ता इधर उधर हो रहा है लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, 2 पार्ट में नहीं जा रहा, 3 पार्ट में नहीं जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सीरीज। यही डेफिनेशन वहां लिखा होगा कि कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज when they provide single path for the flow of charge between the 2 points। तो ये इसका डेफिनेशन भी है। अब आइए एक छोटा सा इस पे सवाल लेते हैं, हालांकि शायद वो सवाल वहां है या नहीं पता नहीं। मान लीजिए कि इस तरह से बहुत सारा कैपेसिटर दिया हुआ है, इंफिनिटी तक दिया हुआ है, ये C, 2C, 4C, 8C, 16C ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, ये C3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। बढ़िया से देखो, C कॉमन आ रहा है, 1 + 98, 98 का पापा, 98 का दादा, ये वंशज चल पड़ेगा इंफिनिटी तक। ये जीपी सीरीज है, इंफिनिटी तक का जीपी सीरीज A/1 - R होता है। A बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, R बोलते हैं सेकेंड टर्म को, यदि 1 से स्टार्ट हुआ हो तब, और इसको सॉल्व करेगा तो 2 आएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा रे बच्चा? हमको पलटी मारना पड़ेगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2, यही इसका आंसर भी होगा। तो ये कहानी था सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब आइए कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, फोटो एक छोटा सा बना लेते हैं। ऐसा कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया है, C1, C2, C3 ये भी है। ये तीनों को हटा के, मतलब इन तीनों का पिताजी को बुलाते हैं, वोल्टेज सेम रहेगा, इन तीनों का पिताजी इधर है। एक लाइन हम लोग बोलते हैं यार कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये मान लो A है और ये मान लो B है, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। पढ़ाए ना कि इलेक्ट्रोस्टैट में तीनों का वर्क डन सेम होता है। मान लो कि ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वर्क बराबर होता है Q × ΔV। एक ही चार्ज को 3 अलग अलग पाथ से ले जा रहे हैं,
तो ये Q इंटू डेल्टा V1, Q इंटू डेल्टा V2, Q इंटू डेल्टा V3। यहां से डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2 बराबर डेल्टा V3। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। ये बचपन में भी सुना होगा 10वां क्लास में। यहां थोड़ा सा समझा भी दिए, नहीं भी समझ में आया ना तो रट्टा मार लो। अब आओ, यहां से जो चार्ज मान लो Q निकला, ये तीनों मिलके बैटरी से Q चार्ज खींच लिया। यहां आएगा तो बंटवारा होगा, 3 रास्ता है, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, और ये अकेले खाएगा, P2 पूरा खा लेगा। तो ये जो तीनों मिल के खाया, ये P2 अकेले खाया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर होता है CV, तो CV मतलब यहां C इक्विवेलेंट इंटू भी, और इधर C1 भी, C2 भी, C3 भी का गला घोंट दो। तो यहां से C इक्विवेलेंट C1 C2 C3, ये इसका आंसर होगा। आबादी बढ़ा दिया तो तुम लोग जानते हो ये सब बच्चा वाला बात है, आबादी बढ़ा देगा तो ऐसा। तो पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया। पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ता होगा, सीरीज में सिंगल पाथ होगा। एक सवाल बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मान लो यार कि यहां पे कैपेसिटेंस C+1 है, यहां पे C+2 है, यहां पे C+3 एंड सो ऑन, और लास्ट में ना C+n है। तो यहां A से B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसा लिखते हैं, तो लिखे C+1 पहला का, C+2 दूसरा का, C+3 तीसरा का, एंड सो ऑन C+n। हम लोग थोड़ा जाति जाति खेलते हैं, सीसी जाति को एक जगह कर देते हैं, सब सीसी करते रहेगा, इधर आ जाओ सीसी। तो एक सी यहां, सी 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 कितना बार है, सी n बार, तो ये n से मल्टीप्लाई। अब बाद बाकी को समाज से अलग, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। ये हो गया Cn। 10वां क्लास में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2। तो यही A से B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा। तो सीरीज और पैरेलल का बेसिक बात आपको समझा दिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपका मिक्स कॉम्बिनेशन का होता है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस का ज्यादातर सवाल होता है। तो हम लोग उसको बहुत आसानी से वो बनेगा नहीं, कहीं कहीं तो एक सबसे आसान जो तरीका है वो सक्सेसिव रिडक्शन है, जहां सीरीज पैरेलल दिखेगा, सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी सर्किट आएगा, इसीलिए हम लोग हेडिंग इसके आगे जो दिए हैं वो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दिए हैं। केवल फार्मूला से काम नहीं चलेगा सीरीज पैरेलल से, इसके अलावे बहुत नया नया बात सीखना पड़ेगा, नहीं तो इतना तो 10वां क्लास में पढ़े ही थे। तो कुछ नया नया बात सीखना होगा, तब जाके हम लोग कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे सीरीज और पैरेलल का। पर अभी हम उसको नहीं कर रहे, उसके अलावे एक बात बता रहे हैं। इस साल 2020 का जो जनवरी का जेई मेन में एग्जाम हुआ है, सीरीज और पैरेलल का एक बेसिक सा सवाल पूछा गया है। हम उस बेसिक सवाल को बता देते हैं आज, नहीं तो कल आप उसको मैसेज करेंगे कैसे बनेगा। उसके पहले गणित का एक फार्मूला बता देते हैं, वो यूज करेंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है। ये फार्मूला हम उस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, a² b² + 2ab - 4ab
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आप पढ़े थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हम लोग का काम कहीं कहीं, ये हम लोग को कहीं कहीं इस्तेमाल करने के लिए आएगा। एक लड़की लिखी है, सर दोनों को एक साथ समराइज कर दीजिए। देखिए सीरीज और पैरेलल आप पढ़ लिए, समराइज की जरूरत नहीं है। इसका मिक्स जो ग्रुपिंग का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। बाद बाकी सीरीज पैरेलल का अलग अलग फार्मूला है। आज समराइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज समय कम है, इसलिए अगला पूरा क्लास केवल सीरीज और पैरेलल का हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। कैसे कैसे सीरीज और पैरेलल सॉल्व होता है, करीब करीब 2 क्लास उसमें लगेगा। आने वाला 2 क्लास पूरा सीरीज पैरेलल का खानदान उलट के रख देंगे, तो आप चिंता नहीं कीजिए। अभी हम जो बता रहे थे उसको सुनिए। Q बराबर हम लोग लिख रहे हैं CV फार्मूला। हम लोग Q वर्सेस V का फोटो बनाना चाहते हैं। ग्राफ ऑफ Q वर्सेस V ये हम लोग खींचना चाहते हैं, जिसमें कि C को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, C को कांस्टेंट एज्यूम करके बनाना है। तो देखिए Q वर्सेस इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर mx ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि 2 ग्राफ दे देगा और इसमें पूछेगा कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखिएगा जेईई मेन में ये सब नहीं पूछेगा, वो अपना बुद्धि खुद ही लगाना पड़ेगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे 2 ही ले रहे हैं तो पैरेलल का फार्मूला क्या लिखे रे बच्चा लोग, C1 प्लस C2, और सीरीज का फार्मूला लिखे हैं 1/C1 प्लस 1/C2। और जब हम इसको सॉल्व किए तो यह ऐसा आया। जब आप ये दोनों टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो ये इन दोनों में जो छोटा होगा C1 और C2 उससे भी कम आएगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि ये 10 और ये 4 है, C1 10 है और C2 4 है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू 4 से भी कम आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 10 इंटू 4/10 प्लस 4 40/14, 3 से भी कम हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम ये सीरीज है, इसमें कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट मिनिमम होता है, पैरेलल में मैक्सिमम होता है, और मिक्स ग्रुपिंग का डाटा फिर बीच में रहेगा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछेगा मिनिमम किस में होगा, मैक्सिमम कितना होगा, और उससे रिलेटेड सवाल दे देगा। तो मिनिमम इसमें सीरीज में और मैक्सिमम इसमें पैरेलल में। जैसे मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन दे दिया कि मिनिमम कैपेसिटेंस फलना माइक्रोफैराड है इक्विवेलेंट, और मैक्सिमम इतना फलना डैश है, तो बताइए दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए आपको कि C मिनिमम दे दिया कि 40 है, या मान लीजिए कि 10 है, और C मैक्सिमम मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया 50, तो आप इसका मीनिंग क्या निकालिएगा? आपको इसका मीनिंग निकालना है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 50 और C1 गुना C2/C1 प्लस C2 बराबर 10, ये इसका मतलब होगा। तो मिनिमम होता है पैरेलल में C1 गुना C2/C1 प्लस C2, और मैक्सिमम इसमें उल्टा बोल दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस से याद रहता है। मैक्सिमम पैरेलल में C1 प्लस C2 और मिनिमम सीरीज में C1 C2/C1 प्लस C2, और फिर दोनों सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप देखिए थोड़ा इसमें गणित है, ग्राफ समझा रहे हैं थोड़ा सा। ग्राफ में यही है कि ये तो ग्राफ हो गया आपका Q वर्सेस V। आप जानते हैं यहां वाला टर्म को स्लोप बोलते हैं और ये थीटा से आता है, तो tan थीटा इसका C। आप शायद मैथ्स में ये जानते होंगे कि एक लाइन ऐसा है एक ऐसा 1 और 2, तो ऊपर वाला का स्लोप जो y के तरफ होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, शायद ऐसा जानते होंगे। नहीं जानते थे तो आज से जानिए, ऐसा होता है। तो इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? 2 का ज्यादा, 1 का कम है। और Q वर्सेस V के ग्राफ में स्लोप जो है वो C देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है Q वर्सेस V के ग्राफ में। यदि पलटी मार दें V वर्सेस Q
तो V वर्सेस Q में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरेलल और ये हो जाएगा आपका सीरीज, ऐसा। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ये इसमें मैथमेटिक्स रिलेट हो गया। इसी से रिलेटेड एक जेई मेन 2020 में क्वेश्चन है, डाटा पता नहीं याद होगा या नहीं, हालांकि इस बार का टेस्ट सीरीज में कल वाला जो टेस्ट वाला क्वेश्चन लाए थे है दो, तो उसमें है ये क्वेश्चन। नहीं यार उसमें नहीं होगा, इसके पहले वाला में था। देखो तो है क्या, फ्लैशबैक है तो होना चाहिए, देखें होगा तब ना। हाँ है, जेई मेन 2020 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे Q है जो कि माइक्रो कूलाम में है और V जो है वो वोल्ट में है। एक फोटो ऐसा है, दूसरा फोटो ऐसा है। एक लाइन को यहाँ पे मिलाया है, ये लाइन को ऐसे यहाँ मिलाया है 10 वोल्ट पे और यहीं पे इसको मिलाया है। ये 80 है रे बच्चा और ये 500 है। तो शायद आप जानते होंगे स्लोप निकलता है tan थीटा से, एक स्लोप ऐसे निकलेगा और ये होगा 80/10। तो एक स्लोप जो आएगा, मान लीजिए हम लोग इसको स्लोप 1 बोलते हैं, 80/10 8। और दूसरा स्लोप जो है वो देखिए ऐसे निकलेगा, ये ट्रायंगल से tan थीटा, ये बाई ये tan थीटा यहाँ, तो 500/10 500/10, ये 50। तो पक्का ये पैरेलल होगा और ये क्या होगा, सीरीज होगा। मतलब कि ये हुआ C1 + C2 इक्वेशन 1 और ये C1 गुना C2/C1 + C2, ऐसा। तो हमारे पास C1 गुना C2 बराबर हो गया C1 + C2 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको। C1 + C2 50 है, इंटू 8 ये 400 होता है। अब अभी गणित का एक फार्मूला हम पढ़ाए थे, वो फार्मूला ऐसा है, -4 C1 C2। चलिए C1 + C2 50 है, स्क्वायर कर दीजिए, ये 400 है। थोड़ा सा जंप मारेंगे, 2500 - 1600, ये हो गया 900। C1 - C2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन वो सीट में नहीं है, क्योंकि ये पूछा 2020 में और जो असाइनमेंट आपको नोट्स दिए हैं वो 2019 का है, इसलिए वो क्वेश्चन उसमें नहीं है। तो C1 - C2 यहां से 30 आएगा रे बच्चा, और मान लो ये इक्वेशन 2 है। जैसे कल आसिम अंसारी बोला था कि जोड़ घटाव आता है, तो चलो हम लोग जोड़ घटाव जानते ही हैं, तो 1 + 2 कर देते हैं। तो 1 + 2 कर देंगे, देखो तो यार C2 और C2 कट जाएगा, C1 + C1 2C1 और 50 और 30 80। इसका मतलब हुआ जोड़ने पे 2C1 80, तो C1 आ गया 40 माइक्रोफैराड। यदि C1 40 आ गया, ये 50 है, तो C2 10 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि C2 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्लोप से भी रिलेटेड इसमें सवाल पूछ सकता है, ये भी एक अच्छा सवाल हो गया। आज का समय भी समाप्त हो गया है, तो हम लोग इसको फिर अगला दिन आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग नोट्स उतार लेगा, अभी तुम लोग क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का बनाने की कोशिश करो, अभी कैपेसिटर का मत बनाओ, एक आध दिन और पढ़ाने दो तब बनाना थोड़ा, ठीक है। थैंक यू।